Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Let's Rise. I hope आप सब ठीक होंगे। आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे कैग होते हैं, ठीक है, उनका जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है, वो कितना होता है। हमारे क्वेश्चन है 3 years, 4 years, 5 years और 6 years, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है। हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आज जो डेट है वो है 13 दिसंबर 2022। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है राज्यसभा पासिस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल टू फर्दर रेगुलेट कार्बन एमिशन। देखिए, राज्यसभा में एक रिसेंटली मंडे को एक बिल पास हुआ है, ठीक है। कौन सा बिल जो है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब क्या है ये बिल, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, इस बिल को क्यों किया गया है इंट्रोड्यूस, अब पास भी कर दिया गया है, ठीक है। इसको लोकसभा से अगस्त में पास कर दिया गया था और रिसेंटली मंडे को क्या किया है कि से भी क्लियरेंस मिल गया है। ये राज्यसभा से भी पास हो गया है, अब सिर्फ एसेंट रह गया है, ठीक है। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब एसेंट आएगा उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। अब इस बिल को पास करने का एक्चुअली हमारे पास प्रीवियस बिल था जो था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। इसको अमेंड करके नया बिल जो है ये पास किया गया है। ये क्यों है, देखिए, जैसे हमने 2070 तक, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का। तो उसके लिए हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करें, उनको यूज़ करें ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे फीड स्टॉक जो है इन चीज़ों का, ठीक है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनको हम यूज़ करें। उसके अलावा हम इस्टेब्लिश करें कार्बन मार्केट। देखिए, क्या होती है कार्बन मार्केट या कार्बन ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी ए को गवर्नमेंट ने अलो किया है कि आप 80 टन कार्बन एमिट कर सकते हैं एक साल में। और कंपनी बी को कहा है कि आप कर सकते हैं 60 टन, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, 80 और 60, 140 टन्स, ठीक है। पर अगर ऐसा होता है कि जो कंपनी ए है वो सिर्फ 60 टन ही यूज़ करती है, मतलब 60 टन ही कार्बन जो है वो एमिट करती है, और जो कंपनी बी है इसकी जो नीड है वो 60 से ज़्यादा है, 70 है या 80 है, पर लिमिट क्या है दोनों का मिला के 140। तो अब जो कंपनी ए है वो अपने जो कार्बन क्रेडिट है ये बेच सकती है किसको, कंपनी बी को। अब कंपनी बी को अगर इन्होंने 60 किया, इनके पास 20 का कैपेसिटी है ना, वो 20 टन का जो राइट्स हैं, जो कैपेसिटी है, जो क्रेडिट्स हैं, वो बेच देंगे किसको, कंपनी बी को। अब कंपनी बी के पास प्रीवियसली कितने थे, 60 थे। अब अगर इनको 20 और चाहिए तो ये आप 80 टन जो कार्बन है वो एमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टोटल फिर भी क्या होगा, 140 होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केटिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो 21 में जो बिल जो एक्ट था उसको क्यों किया गया है अमेंड, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ बात की गई थी किस चीज़ की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी सेव करने की। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट बिल है वो बात करता है इन्वायरमेंट को सेव करने की, क्लाइमेट को सर्व करने की, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कम इस्तेमाल करने की, और नॉन फॉसिल फ्यूल के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इस्तेमाल हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे अभी हम जो कोल है, ठीक है, कोल जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, हमने क्वेश्चन में भी पूछा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो कोल प्रोड्यूस करती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो क्या होती है, जनरेट होती है। इसलिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका जो इस्तेमाल है कम करें, और नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए वो है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है नवंबर में वो 6% हो गया है। देखिए, हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम हर महीने का कितना रिटेल इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है या होल से जो इन्फ्लेशन है कितना है, हम ये चीज़ हमारे लिए याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, क्या है रिटेल इन्फ्लेशन, फिर होल सेल इन्फ्लेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, जो है रिटेल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं, ठीक है। क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो, जैसे बायर्स किस कीमत पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बायर्स हैं, हम कंज्यूमर्स, हमें कंज्यूमर्स या बायर कहा जाता है। जब हम एक शॉप पे जाएंगे, वहाँ से एक चीज़ खरीदेंगे,
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इन्फ्लेशन हुआ है, जब उसको काउंट करते हैं उसको कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन, जो किस बेस पे किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है होल सेल। देखिए होल सेल जो प्राइस जो होल सेल इन्फ्लेशन है इसको मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स। ये कब, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। देखिए अब जब बात है रिटेल इन्फ्लेशन की, तो ये जब बायर जाके एक रिटेलर से लेता है, कुछ खरीदता है, तब काउंट किया जाता है। लेकिन होल सेल इन्फ्लेशन जो है ये इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जब ये प्रोड्यूसिंग स्टेज पे होता है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें जो उसका जो तब जब उस जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें कितना इन्फ्लेशन आया उसके प्राइस में, उस चीज़ को काउंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स, और उसे कहा जाता है होल सेल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जो सेंट्रल बैंक ने, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने सेट किया है कि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 4% होना चाहिए। ठीक है, +-2%, +4 है। ठीक है, +-2 का मतलब है ये, इसका जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट 6 है, और मिनिमम लिमिट जो जा सकता है वो 2 तक जा सकता है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का है। लेकिन अगर 6 को टच किया है तो इसका मतलब ये अभी मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो ये इन्फ्लेशन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये था रिटेल इन्फ्लेशन और होल सेल इन्फ्लेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स ऑन टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर। देखिए हमारे जो ईडी डायरेक्टर हैं, ठीक है, संजय मिश्रा। ठीक है, उनका नाम है संजय मिश्रा, समथिंग लाइक दैट, संजय सिंह मिश्रा और समथिंग लाइक दैट। उनका क्या हुआ है कि जो टर्म है लास्ट ईयर, जैसे सीबीआई जो सीवीसी है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और जो ईडी है, इनके जो डायरेक्टर का टर्म होता है वो 3 ईयर्स होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 ईयर्स। पर देखो इनका टर्म जो है, या डायरेक्टर जो होते हैं ईडी के, इनको कौन करता है, अपॉइंट इनको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है, इनको करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लास्ट ईयर इनके टर्म को 3 ईयर से एक्सटेंड कर दिया था 5 ईयर्स तक। कितना कर दिया था, 5 ईयर्स। अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो संजय मिश्रा हैं, ठीक है, जो अभी प्रेजेंटली जो डायरेक्टर हैं ईडी के, उनका टर्म फर्दर क्यों इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, इससे रिस्पांस मांगा है किससे, गवर्नमेंट से, कि लास्ट टाइम आपने 3 to 5 तो कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब सेकंड या थर्ड टाइम फिर से उनका टेनर जो है इंक्रीज नहीं कर सकते। जो उनका टाइम है उस टाइम पे उनको क्या है, जो पर्टिकुलर ऑफिस है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईडी क्या है। ईडी इसका जो फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसके लिए जो एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के लिए, वो किया जाता है ईडी। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका काम है जो एक्चुअली मैनेज करना, ये रिस्पॉन्सिबल है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, इसमें जितने भी जैसे हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं विद इन विद इन 2 और मोर कंट्रीज़, ठीक है, उसको जो रेगुलेट करता है वो ईडी करता है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे कौन डील करता है, इनसे डील करता है कौन, ईडी। ठीक है, अब ईडी का जो टर्म है वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था लास्ट ईयर, कितना, 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये आते हैं आर्टिकल 148 के अंदर। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम ऑफिस की बात करें एज पर डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, तो इनका जो टेन्योर है वो होता है 6 ईयर्स। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोल कौन सी स्टेट है, तो वो है झारखंड। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप क्या करें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स राइज के नाम से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, आपको वहाँ पे सभी नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आप वहाँ से नोट्स लें और आपने जो नोट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।